लिए साथियों जो आपके 18 दिसंबर से साथियों पेपर शुरू है, उस पेपर को साथियों क्रैक करने के लिए मैं स्टैटिक जीके के सवाल लाया हूं। उसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है। यानी कि पूरी जीके को साथियों एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। पूरी जीके का साथियों निचोड़ है। अगर आप वाकई में दिल्ली पुलिस 2025 के एग्जाम को साथियों 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो के लगभग 130 सवाल है, इनको तैयार कर लीजिएगा। मैं कहूंगा तकरीबन तकरीबन साथियों 15 सवाल आपको इन 130 सवालों में से देखने को मिलेंगे। तो साथियों समझदारी यही है कि जो 18 दिसंबर को जैसा पेपर आएगा वैसा ही साथियों मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए तो बहुत तेजी के साथ साथियों इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आप लोग चेक कीजिएगा कितना आपका लेवल है, कितनी आपकी साथियों तैयारी हो चुकी है। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है ना, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। मैं कहूंगा साथियों 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष या उससे कम वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते साथियों जोखिम भरे कामों में। तो ये बात कहां पर कही गई है, अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये साथियों अनुच्छेद 54 से संबंधित है। जो निर्वाचक मंडल है वो साथियों अनुच्छेद 54 से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, करके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 110 की, तो ये धन विधेयक के बारे में साथियों बताता है। राइट आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि जो दोनों एक तरीके से बात करें सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 108 में। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो अनुच्छेद 160 आपको बताना। अनुच्छेद 160 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये साथियों अनुच्छेद मैं कहूंगा अनुच्छेद 161 से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, करेंगे उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों अनुच्छेद से ये समझ लीजिए दिल्ली पुलिस में 2 सवाल आएंगे, 100% 2 सवाल आएंगे। तो उन 2 सवालों को कवर करने के लिए ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको दिखा रहा हूं। उन क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने, यानी कि जो उच्च हाई कोर्ट है ना, ये एक अभिलेख न्यायालय है। इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 215 में किया गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अभी टॉपिक चेंज होने वाला है साथियों, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग। हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 215 से संबंधित है साथियों हाई कोर्ट का गठन। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 312 से संबंधित है साथियों अखिल भारतीय सेवाएं। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग तो सबसे जरूरी है साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है, यानी कि 324 में जिक्र किया गया है निर्वाचन आयोग का। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो किया गया है, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए इस बात का जिक्र साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 330 में इस बात का जिक्र किया गया है। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहे कि संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संघ की राजभाषा की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 343 से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। कह रहे कि जो आपातकाल की घोषणा ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपातकाल की जो घोषणा की जाती है यह अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ये भी कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है। इस बात का जिक्र साथियों अनुच्छेद 360 में। किस में है, अनुच्छेद 360 में। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। साथियों देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो जीएस है ना, कितने सवाल पूछे जाएंगे साथियों, 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस बात की जिम्मेदारी साथियों आप मुझे दे दीजिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें से 35 सवाल आपके सही हो, जीएस में, जीके में 50 में से, तो आप साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक साथियों जरूर दबा दीजिए। मैं कहूंगा आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा कि ये दिल्ली पुलिस का पेपर जो है साथियों ये आपका क्रैक हो जाए। देखिए कम पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा
कि पेपर आपका साथियों कम से कम ये क्रैक हो जाए, भले अंतिम नंबर आपका है, यानी कि लिस्ट में साथियों बहुत टॉपर्स वाली गिनती में आप ना हो, लेकिन एक नाम साथियों लिस्ट में जरूर होगा, इतना मैं आपको बता दूंगा, इतने क्वेश्चन समझा दूंगा। चलिए अगर बात करते हैं साथियों, यानी कि इनमें से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो मैं कहूंगा साथियों इनका नाम क्या है साथियों, इनका नाम सुजाता महापात्र है, और ये नर्तक जो है ना ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। स्टैटिक जीके से संबंधित सवाल भी साथियों पूछे जाते हैं बहुत सारे, यानी कि कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है, तो इनका नाम याद रखेंगे, कनक रेले इनका नाम है, और ये साथियों मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भांगड़ा, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कथक। मैं कहूंगी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। इनमें से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा नृत्य साथियों कर्नाटक की अगर बात करें में नहीं किया जाता है। रऊफ, रऊफ तो साथियों कहाँ का है, रऊफ तो साथियों जम्मू कश्मीर का है। हुतारी किया जाता है कर्नाटक में, सुग्गी भी किया जाता है, करगा भी किया जाता है, लेकिन ये नहीं किया जाता, अब नहीं किया जाता है तो ये आपका जवाब है। कौन सा नृत्य असम से संबंधित, देखिए दो सवाल नृत्य से पूछे जाते हैं, तो इन दो सवालों के ऐसे दो दो करके साथियों सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, जिसके अभी लगभग 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोगों ने देखे ना, तो वो साथियों वहां से 2 नंबर पक्के। अब दूसरा टॉपिक आपका शुरू हो गया, नृत्य से भी 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो जितनी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं उतनी चीजें आप लोग करते जाइए। कहने के कौन सा नृत्य असम से संबंधित है, तो जो बिहू नृत्य है ना ये असम में ही तो किया जाता है। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है, इनमें से सिक्किम में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ताशी शब्दों नृत्य इस नृत्य का नाम है, और ये साथियों किस राज्य में किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है, यानी कि झारखंड में इनमें से साथियों कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते साथियों, ये शायद अग्नि नृत्य लिखा हुआ, अग्नि नृत्य झारखंड में किया जाता है। फगुआ नृत्य की अगर बात करें ये भी झारखंड में किया जाता है। मर्दाना झूमर नृत्य भी झारखंड में किया जाता है। लावड़ी नृत्य तो साथियों महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो ये साथियों झारखंड में नहीं किया जाता है, अब नहीं किया जाता है तो यही आपका जवाब है। अगला सवाल है, कह रहे कि किराना घराना किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है साथियों, किराना घराना, आंसर आपका बी है। अगला देखिए, जयपुर घराना किस नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो ये साथियों कथक से जुड़ा हुआ है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, घरानों से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस एक सवाल को भी तैयार कर लीजिए। ग्वालियर घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर घराने की अगर बात करें तो ये साथियों ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। पटियाला घराने किस शैली में माहिर है, तो पटियाला घराने की अगर बात करें तो ये साथियों भजन में माहिर है, आंसर आपका बी होगा। किस घराने की स्थापना अल्लाह दिया खाने की थी, तो अल्लाह दिया खाने साथियों जयपुर घराने की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों कथक से, तो आप लोग याद रखेंगे लखनऊ घराने का संबंध कथक से है। पटियाला घराने का प्रमुख गायक कौन है, तो कौन है साथियों, बड़े गुलाम अली खान की अगर बात करें तो पटियाला घराने के प्रमुख गायक हैं। अगला देखिए, शिमला का संत किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। उससे पहले मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम को साथियों, पेपर को साथियों पास करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है, इन पीडीएफ को साथियों जरूर लीजिएगा। देखिए सबसे पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो करंट अफेयर की दी जाएगी, यानी कि पूरा 2025 का करंट अफेयर साथियों इसमें समाहित होगा। जैसे कि आप ये सवाल देख रहे हैं ना, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, यहीं पर जस्ट उसका उसके नीचे उसका आंसर लिखा होगा। ऐसे आपको 1000 सवाल दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि देखिए क्योंकि जीएस का पोर्शन इसमें ज्यादा है, कुछ नहीं इसमें 10 से 12 सवाल साथियों करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो अगर वो 1000 सवाल आप तैयार कर लेते तो उसमें से कुछ नहीं 9 से 10 सवाल आपको मिल जाएंगे अगर 12 सवाल आते हैं। उसके अलावा साथियों जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीके जीएस की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ साथियों मैंने तैयार करवाई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये कि अगर बात करते हैं साथियों, ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा मानना है कि अगर आप इनको ले लेंगे तो आपकी 50 नंबर की तैयारी बड़ी तगड़ी और बड़ी अच्छी हो जाएगी। लगभग कुछ नहीं 30 नंबर का कंटेंट आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार साथियों ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 45 रुपीज की है। चलिए तो बात करते हैं साथियों इस सवाल की, यानी कि शिमला का संत किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ए ओ ह्यूम की अगर बात करें, इनको शिमला का संत कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है क्या
कि युवा तर्क किसे कहा जाता है। तो युवा तर्क की अगर बात करें चंद्रशेखर सिंह की अगर बात करें, इनको युवा तर्क के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है साथियों बताइए। तो मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है, मैं कहूंगा नागसेन जो है ये मिलिंद पन्हो के ही लेखक हैं। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। तो उस समय अगर बात करते हैं साथियों, उस समय तो मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी, ये बात आपको याद रखना है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था। तो कॉर्नवालिस ने साथियों स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, यह भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है। तो किस अभिलेख की बात चल रही है, मंदसौर नहीं, एहोल नहीं, जूनागढ़ नहीं साथियों, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है। अगला देखिए करके श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय का संस्थापक की अगर बात करें तो रामानुजाचार्य को कहा जाता है साथियों, श्री संप्रदाय का संस्थापक। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए इनमें से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कह सकता हूं साथियों पावरनार की अगर बात करें तो पावरनार आश्रम जो है ना, ये आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों, ईरान होगा। बिल्कुल सही जवाब, ईरान देश से मंगाते थे साथियों। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा की अगर बात करें तो ईरान देश से मंगवाते थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें 1789 में हुई थी साथियों। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो ये 1789 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका प्रसिद्ध नारा है। तो ये पता साथियों किसका प्रसिद्ध नारा है, ये किसका प्रसिद्ध नारा है, ये जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध नारा है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शून्यवाद का संबंध साथियों किससे है। तो मैं कह सकता हूं नागार्जुन की अगर बात करें तो इनसे ही है साथियों, शून्यवाद का संबंध नागार्जुन से है। अगला देखिए दिवेर का युद्ध साथियों कब हुआ था। तो ये 1582 में हुआ था साथियों, दिवेर का युद्ध। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल आप लोग देखिए, आपसे कह रहे हैं कि किस शासक को अपने युग का अरस्तू कहा जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक की बात चली। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को ही अपने युग का अरस्तू कहा जाता है। अगला देखिए अजंता में किस गुफा में, क्या साथियों, अजंता में किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण है। तो किस गुफा की अगर बात करें, गुफा नंबर 16 साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुफा 16, गुफा 16। किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो मैं कह सकता हूं रग्बी के खेल की अगर बात करें तो इस खेल में साथियों 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखिए डेविस कप किस खेल से संबंधित। देखिए टॉपिक साथियों चेंज आपके होते जा रहे हैं। क्या टॉपिक की अगर बात करें ये चेंज हो रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ रहे हैं वो आपके नंबर को गेन करते जा रहे हैं। जितने ज्यादा टॉपिक्स होंगे उतने ज्यादा साथियों आपके नंबर गेन होंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कितने नंबर की क्लास है, यानी कि आपके यहां से कितने नंबर कवर अप होंगे। तो अगर आप आधी अधूरी क्लास छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आपका नुकसान है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेंगे, देखिए 1000-2000 क्वेश्चंस तो करवाऊंगा नहीं, मुश्किल से साथियों पूरे टॉप लेवल के लगभग 130-33 के आसपास मैंने क्वेश्चंस जो मेहनत के साथ इकट्ठा किए हैं, बस उतने ही सवाल आपको करवाऊंगा। चलिए तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो मैं कहूंगा ये टेनिस से संबंधित है। आंसर आपका डी होगा। देखिए जैसे डेविस में मात्राएं वगैरह है ना, वैसे ही टेनिस में मात्राएं वगैरह हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिक भी साथियों ये बन जाती है। उसके बाद देखिए ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो मैं कहूंगा ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है साथियों, ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है। तो ये पता साथियों कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये तो साथियों फुटबॉल में दी जाती है, संतोष ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल के खेल में। अगला देखिए निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ये साथियों आपको मालूम होना चाहिए, ये राजकोट में स्थित है। कहां पर, राजकोट में स्थित है निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आयरन की अगर बात करते हैं साथियों ये गोल्फ के खेल से संबंधित है। आयरन कप आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में एक टीम में मैं कहूंगा 5 प्लेयर्स होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि बेसबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं साथियों, 9 खिलाड़ी खेल कर सकते हैं। राइट आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए फुटबॉल मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों, आपका जवाब यहां पर हो जाएगा 11, ठीक है ना। देखिए अगर बात करते हैं क्रिकेट में भी साथियों, फुटबॉल मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी
कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं? तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी साथियों 11 खिलाड़ी ही होते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, इंग्लैंड देश में हुई थी। आंसर आपका ए है। अगला देखिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप की अगर बात करें तो ये साथियों फुटबॉल के खेल से संबंधित है, यानी कि रोवर्स कप जो है ना, ये फुटबॉल के खेल में ही दिया जाता है। नेटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 प्लेयर्स जो होते हैं वो नेट बॉल में होते हैं। सेंटेनियल कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि ये कप मैं कहूंगा ये वॉलीबॉल के खेल में दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये टेबल टेनिस के खेल में दी जाती है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन है? मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब मुंशी प्रेमचंद्र के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र ही मानसरोवर नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें आपसे कहा जा रहा है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ये आपने साथियों बहुत पहले सुना होगा मालगुडी डेज। तो इसके लेखक कौन है मैं आपको बता देता हूं साथियों, और आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें साथियों, अरुंधति राय है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। देखिए 1 से 2 सवाल साथियों आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखक से भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। कह रहे कि ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक साथियों खुशवंत सिंह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब के लेखक साथियों कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों दयानंद सरस्वती आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी? तो साथियों किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। बिल्कुल सही साथियों, जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि विशाख दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो साथियों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने ही तो लिखी थी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी थी? तो मैं कहूंगा शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी गई थी। पाणिनि ने एक तरीके से पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अगर बात करते अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो पाणिनि के द्वारा ही लिखित है। ये भी आपको साथियों याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार संभवम पुस्तक लिखी थी? तो कुमार संभवम पुस्तक तो कालिदास के द्वारा लिखित है। आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए, ये बाणभट्ट लिखा होगा। बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनके द्वारा साथियों अगर इसमें से बात करते कादम्बरी की, तो एक कादम्बरी पुस्तक लिखी है बाणभट्ट के द्वारा। अगला देखिए, भवभूति ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मैं कह सकता हूं साथियों उत्तर रामचरितम की अगर बात करें, उत्तर रामचरित किसकी पुस्तक है? तो ये साथियों भवभूति की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमरकोश पुस्तक लिखी? तो अमरकोश पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है? मैं कहूंगा अमर सिंह के द्वारा लिखित है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर नामक पुस्तक लिखी? तो अकबर नामक पुस्तक की अगर बात करें तो ये साथियों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। साथियों मैं बहुत तेजी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय आपके पास कम है, ये बात आप भी जानते हैं, और जितना कम समय में इतनी ज्यादा चीजें साथियों आप लोग कर लेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, क्योंकि साथियों सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके है, जीके जीएस और करंट अफेयर। ये 50 नंबर के साथियों क्वेश्चन आ रहे हैं, और कंप्यूटर की भी टेंशन मत लीजिएगा। जो 10 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन साथियों आएंगे उसकी भी जिम्मेदारी साथियों मेरी रही, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी थी? तो मैं कहूंगा मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है साथियों पद्मावत। अगला देखिए, टोडा जनजाति, अब टॉपिक जो है ना वो चेंज हो चुका है। कहेंगे टोडा जनजाति मुख्य रूप से साथियों, मुख्य रूप से अगर बात करें किस राज्य से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो टोडा जनजाति की अगर बात करें साथियों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पाई जाती है साथियों टोडा जनजाति। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि संथाल की अगर बात करें तो ये किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ये संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए निशी जनजाति की अगर बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? मैं कहूंगा ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है निशी जनजाति। अगला सवाल है, कह रहे कि चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, भोटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है?
तो भोटिया की अगर बात करें तो साथियों ये उत्तराखंड में पाई जाती है जनजाति। भोटिया नामक जनजाति जो है ना, ये उत्तराखंड की जनजाति है। गुड़ावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो गुड़ावा जनजाति की अगर बात करें, ये साथियों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश आपका जवाब है। उसके बाद देखिए करके बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बोडो जनजाति की अगर बात करें, ये साथियों असम की जनजाति है बोडो जनजाति। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए संथाल जनजाति के लोग किस राज्य से संबंधित है? यानी कि संथाल जनजाति के लोग साथियों कहां पर हैं? तो मैं कहूंगा ये झारखंड में है। झारखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए भारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इस जनजाति का संबंध मैं कहूंगा मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी वजह से साथियों 5 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सपोर्ट की वजह से। और टारगेट सिलेक्शन साथियों जो सिलेक्शन दे रहा है हजारों के हजार के हिसाब से साथियों, उसकी वजह से, आपके प्यार की वजह से। तो अगर आपका चाहते हैं कि सिलेक्शन इस बार हो, और क्योंकि हजारों बच्चों का साथियों सिलेक्शन हो चुका है टारगेट सिलेक्शन से पढ़कर, अगर आप चाहते हैं अगला नंबर आपका हो तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। करके कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। बताइए। अगर बात करते हैं साथियों, ये जो होस कोरा मुंडा ये जनजातियां पश्चिम बंगाल की जनजाति हैं, लेकिन गुर्जर जनजाति पश्चिम बंगाल की जनजाति नहीं है। ये आप लोग साथियों याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, देखिए गद्दी जनजाति, गुर्जर जनजाति और लाहौल जनजाति पाई जाती है। कुकी जनजाति नहीं पाई जाती हिमाचल प्रदेश में। कह रहे कि कुकी जनजाति का संबंध किससे है? तो कुकी जनजाति का संबंध साथियों मणिपुर से है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए खासी जनजाति के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं? तो खासी जनजाति के लोग साथियों मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है? तो अगर बात करते हैं साथियों त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जो लुशाई नाम की जनजाति है ना, ये साथियों त्रिपुरा की ही जनजाति है। अगला देखिए गुर्जर जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो मैं कह सकता हूं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में, इन राज्यों में पाई जाती है साथियों गुर्जर जनजाति। लेकिन कहां नहीं पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में साथियों नहीं पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उस्ताद मुश्ताक अली खां, क्या उस्ताद मुश्ताक अली खां की अगर बात करते हैं तो ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये साथियों सितार वादक हैं। सितार वादक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो इनमें से कौन सा तो तबला वादक नहीं, आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है। देखिए किशन महाराज हैं, जाकिर हुसैन है, शिव कुमार शर्मा की अगर बात करें तो ये तो संतूर वादक है, तबला वादक नहीं, और निखिल घोष भी हैं। तो आपके सवाल का जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ये संतूर वादक है, संतूर से इनका संबंध है शिव कुमार शर्मा जी का। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक की अगर बात करें इसमें से कौन है, तो मैं कहूंगा हरि प्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी वादक है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये साथियों सारंगी वादन है, यानी कि सारंगी वादक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर की अगर बात करें तो ये सितार वादक है। राइट आंसर आपका सी है। अगला देखिए जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सिमझनी से संबंधित है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये तो साथियों मैं कहूंगा ये कथक से संबंधित थे। बिरजू महाराज जो थे ये कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। राइट आंसर आपका सी है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित राम नारायण की अगर बात करें तो ये साथियों सारंगी वादक थे। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए बहुत तेजी के साथ साथियों कुछ क्वेश्चंस और आपके बाकी हैं। शंकर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शकर खान की अगर शकर खान लिखा हुआ, शकर खान की अगर बात करें तो ये सारंगी वादक है। राइट आंसर आपका सी होगा। उस्ताद विलायत खान किससे संबंधित हैं? तो उस्ताद विलायत खान की अगर बात करें तो ये सितार से संबंधित हैं। 100 सवाल हो चुके हैं, चंद सवाल और बाकी हैं। आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें से सवाल साथियों आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप बने रहिए साथियों। इस वीडियो में मुश्किल से 3-4 मिनट की और क्लास साथियों होगी। कहने के वी बलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मैं कहूंगा ये पियानो बजाते हैं, ये पियानो से संबंधित हैं।
उसके बाद देखिए निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मैं कहूंगा साथियों ये सितार से संबंधित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए अब्दुल लतीफ खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये साथियों सारंगी से संबंधित है। सारंगी आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइए? तो इनका संबंध साथियों संतूर से है। संतूर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे पर है? तो बद्रीनाथ शहर की अगर बात करें तो अलकनंदा नदी पर है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना तो साथियों झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि कुरनूल शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है साथियों कुरनूल शहर। कहने के भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीमा परियोजना की अगर बात करें तो ये पवना नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये साथियों झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है श्रीनगर शहर। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोयना परियोजना की अगर बात करें तो ये कोयना नदी पर स्थित है ना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। अगला देखिए सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सूरत शहर की अगर बात करें तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर साथियों बसा हुआ है। अगला देखिए कह रहे कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा शहर की अगर बात करें तो ये कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुल्हस्ती परियोजना की अगर बात करें तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है मुझे बताइए? तो पंढरपुर की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ये भीमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो बता साथियों कहां पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए बरेली शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो बरेली शहर साथियों रामगंगा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। अगला देखिए सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों नर्मदा है ना। नर्मदा तापी कौन सी? अगर बात करते हैं नर्मदा नदी की तो बिल्कुल सही साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए ओरछा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओरछा नहर की अगर बात करते हैं ओरछा शहर जो आपका बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इस नाम की हड्डी साथियों कलाई में पाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान साथियों 8.4 होता है। साथियों अब विज्ञान के सवाल आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे तो इन सवालों को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला। मैं कहूंगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक साथियों कैंडेला है। अगला देखिए इनमें से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी? तो रिवॉल्वर की खोज की अगर बात करें साथियों सैमुअल कोल्ट के द्वारा ही रिवॉल्वर की खोज की गई थी। दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो मैं कहूंगा साथियों 118 होती हैं। दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां 118 होती हैं। स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यूथीरिया भी है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों जो मेटाथीरिया भी है, प्रोटोथीरिया, यानी कि ये सभी संबंधित हैं स्तनधारी वर्ग से। ये सब संबंधित हैं साथियों उपवर्ग। समान वर्षा मात्रा वाले स्थान को साथियों क्या कहा जाता है? तो मैं कहूंगा आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग की अगर बात करें ये साथियों धान की फसल से संबंधित है। किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो मैं कहूंगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। अगला देखिए लेजर किस की खोज, यानी कि लेजर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लेजर की खोज तो साथियों थियोडर मेमन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? थियोडर मेमन के द्वारा ही लेजर की खोज की गई थी। पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो पटेला नामक हड्डी साथियों घुटने में पाई जाती है। साथियों ये 130 सवाल आप लोगों ने यहाँ पर देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करना है। पहला काम आपको करना है जो भी टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से क्लास आए तुरंत साथियों उस क्लास को देखना है, क्योंकि उस क्लास में आए हुए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे वो रीजनिंग के सवाल हों, चाहे वो मैथ्स के सवाल हों, चाहे कंप्यूटर के, चाहे साथियों स्टैटिक जीके जीएस करंट अफेयर के, हर एक सवाल मैं आपको दूंगा। कंप्लीट आपकी तैयारी करवाऊंगा। इसलिए टारगेट सिलेक्शन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को